हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर हर्षिल जैन। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग का अगला टॉपिक बेल्जियम। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछली क्लास का हम रिकैप ले लेते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगर पावर्स को हम शेयर नहीं करेंगे, इफ आई डू नॉट शेयर पावर, अगर हम पावर्स को शेयर नहीं करेंगे तो एक पावर जो होगी, जो पावर्स होंगी, वो एक अथॉरिटी के हाथ में चली जाएगी, एक सिंगल अथॉरिटी के हाथ में चली जाएगी। अगर वो पावर एक सिंगल अथॉरिटी के हाथ में गई तो वो क्या करेगा? अपना रूल चलाएगा, अपने लॉ बनाएगा, जिससे क्या आ सकता है? अनफेयरनेस आ सकती है सोसाइटी के अंदर। क्या आ सकती है? अनफेयरनेस। अगर सोसाइटी के अंदर अनफेयरनेस आ गई तो साफ सी बात है, उससे क्या हो सकता है? नेशनलिज्म। इट्स मीन्स एक तरह से आंदोलन चालू हो जाएंगे अगर सिंगल रूल रहा तो। लेकिन बट हमारी कंट्री में क्या होता है? हमारी कंट्री में नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, किसमें? डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। जैसे इंडिया इस कंट्री में पावर्स को शेयर करा जाता है, शेयर करा जाता है बिटवीन ऑर्गन्स, पॉलिटिकल एंटिटीज और सोशल ग्रुप्स के बीच में। अब ऑर्गन्स के बीच में कैसे करा जाता है? हमारे पास तीन ऑर्गन्स हैं, एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, दूसरा एजुकेटिव, लास्ट जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव करती है कानून को बनाना, मेक लॉ, टू मेक द लॉ। एजुकेटिव उसको इम्प्लांट करती है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। जुडिशरी उसको इंटरप्ट करती है। इट्स मीन सबका अलग अलग रोल है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। अब ये लॉ बनाती है, ये लॉ को देखती है कि वो इम्प्लांट हो रहा है नहीं हो रहा। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एजुकेटिव उसको इम्प्लांट करती है और जुडिशरी क्या करती है? उसको इंटरप्ट करती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, जो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा, वो है बेल्जियम। सो अब पढ़ते हैं हम बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक क्या है? एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है जो छोटी है हरियाणा स्टेट से, और ऊपर से जो उसके बॉर्डर है वो फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लैक्समबर्ग से आपस में मिले पड़े हैं। तो इस पे जाकर एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि आपको देखो ऐसे दे देंगे फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, और लैक्समबर्ग की जगह आपको दे देंगे पोलैंड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बॉर्डर नहीं है बेल्जियम का। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, या आपको सीधा क्वेश्चन दे देंगे वेरी शॉर्ट में कि बॉर्डर्स बताओ बेल्जियम के। और दूसरा जो इसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, ओनली 1 करोड़ है। बट उसके साथ साथ एथनिक कंपोजिशन बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज रहती हैं बेल्जियम के अंदर। अब लैंग्वेज ब्रेकडाउन देखो आपको, जो लैंग्वेज का ब्रेकडाउन है कि 59% जो डच स्पीकर थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। 40% फ्रेंच स्पीकर है वो वलोनिया रीजन में रहते हैं, और 1% जो जर्मन स्पीकर है वो जर्मन एरिया में रहते हैं। अब आपको स्क्रीन पर अपना मैप दिख रहा होगा, उसको देखो। अब आप ये देखो, जो 59% डच स्पीकर थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जो फ्लेमिश रीजन है ये वाला, ये देखो, ये वाला जो फ्लेमिश रीजन है इधर रहते हैं। और वहीं 40% फ्रेंच स्पीकर थे वो वलोनिया रीजन में रहते हैं, ये देखो अलग रीजन में, ठीक है। और जो जर्मन स्पीकर हैं 1% वाले, वो इस साइड रहते हैं। अब आप देख सकते हो, आप ये चीज भी देखो एक बार, जो कैपिटल है बेल्जियम की उसे ब्रूसेल्स कहा जाता है। जो ब्रूसेल्स खाए वो ये है, ब्रूसेल्स, ये ब्रूसेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर लैंग्वेज ब्रेकडाउन देखो, इधर का जो लैंग्वेज ब्रेकडाउन है वो है 80% फ्रेंच
और 20% डच। आप कंपेयर करो, जहां फ्लेमिश रीजन में पूरी कंट्री में 59% क्या थे, डच थे, वहीं उसकी कैपिटल में कितने हैं, ओनली 20%। और यहीं वो देखो, आप जो वेलोनियन रीजन में फ्रेंच स्पीकर थे वो थे 40%, अब लेकिन वो कैपिटल में कितने हैं, 80%। तो इससे क्या हो सकता है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी का डिसएडवांटेज फेल कर सकती है। फील क्यों करेंगी, क्योंकि कैपिटल में उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। उससे क्या हो सकता है, माइनॉरिटी पे दबाव आ सकता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करने लग जाए माइनॉरिटी कम्युनिटी को। अब आप देखिए कि अलग अलग सेपरेट रीजन है। देखो, इस बॉर्डर के इधर साइड ये पूरा क्या है, फ्लेमिश रीजन। इस बॉर्डर से इधर साइड नीचे क्या है, वेलोनियन रीजन, और इधर जर्मन रीजन। तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये वाली कंट्री अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो लीड टू पार्टीशन, कि पार्टीशन हो सकता है इस कंट्री में आराम से, बहुत इजी तरीके से क्या हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है। तो अब जो इसके लीडर्स थे, जो इसके लीडर्स थे, उनने इस बात पे बहुत सारी चर्चा करी थी कि भाई ऐसा क्या करें कि ये दोनों डिसएडवांटेज फील ना करें। तो उनने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन यही बनता है, आप इस चैप्टर में दो केस स्टडी पढ़ोगे, एक बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम के अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ इनके जो लीडर्स है उनने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई थी। उनने क्या करा था कि अलग अलग मॉडल्स लाए थे, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सो हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पढ़ते हैं कि पावर्स को कैसे शेयर करा गया बेल्जियम के अंदर। अब देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डायवर्सिटी, वहां की डायवर्सिटी को देखते हुए जो बेल्जियम के लीडर थे उनने क्या करा, एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई कि उनने क्या करा, एक्नॉलेज करा, एग्जिस्टेंस करा रीजनल डिफरेंसेस। उन्हें देखा कि रीजनल डिफरेंसेस किस तरीके से है, ठीक है। और उसकी वजह से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा 4 बार, 1970 और 1933 के बीच में। एक सेकेंड, सॉरी, 1970 से 1993 से। ओके, सबसे पहला चेंज उन्होंने क्या लाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया था, जो डच और फ्रेंच मिनिस्टर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे, जो प्रिवेंट करते थे, जो बचाता था डोमिनेशन ऑफ सिंगल कम्युनिटी, अनलिटरेट डिसीजन। अब क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें जितने भी डच और फ्रेंच मिनिस्टर थे वो इक्वल रहते थे, और वो प्रिवेंट करता था, रोकता था कि जो डोमिनेशन है एक सिंगल कम्युनिटी का वो कभी ना हो, और गलत से गलत डिसीजन ना ले जाए। और दूसरी चीज क्या करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करा गया। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अपनी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, वरना पॉलिटिकल ग्रुप्स को देना। तो उन्होंने क्या करा, डिसेंट्रलाइजेशन करा और ऑटोनॉमी दी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दी, स्टेट गवर्नमेंट को दी। वो कहा था, मेन रीजन कौन था, तो मेन रीजन थे वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन में। अब जो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर कभी नहीं दे सकती। तीसरी चीज, अब क्या था, उसी कंट्री के अंदर जो उसकी कैपिटल थी उसकी अलग से एक गवर्नमेंट थी, उसकी एक अलग से एक गवर्नमेंट थी ब्रूजल्स के अंदर, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन ब्रूजल्स। जो ब्रूजल्स था वो कैपिटल सिटी थी, उसमें क्या था, अलग से एक सेपरेट गवर्नमेंट होती थी जिसमें दोनों डच और फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव इक्वल थे, ठीक है। और चौथी एडिशन हुआ था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, ऐसी गवर्नमेंट जो डच, फ्रेंच और जर्मन अलग अलग जितनी भी कम्युनिटी, सबकी एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट होती थी, जो कि वो चुनी जाती थी उसी के लैंग्वेज बेस्ड जो कम्युनिटी थी उनके ऊपर। अब जो भी लोग इन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वही उसको इलेक्ट करते थे। और एडिशन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अब जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी क्या रहती थी, और उसकी अथॉरिटी रहती थी कि वो किस पे डिसीजन देगी अपना, कल्चरल बेस पे, एजुकेशन बेस पे और लैंग्वेज रिलेटेड इशू के बेस पे। अलाउ ईच कम्युनिटी टू प्रिजर्व आइडेंटिटी, कि अलाउ करता था कि जो सारी कम्युनिटी है वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व, बचा के रखे। और लास्ट में, अब ये इतना सक्सेसफुल मॉडल था, इतना अच्छा मॉडल था बेल्जियम मॉडल, वो उसकी वजह से इसको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बना दिया गया था, क्योंकि जो बेल्जियम मॉडल था बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसने अवॉइड करा था सिविल स्ट्रिक्ट को,
बिटवीन थ्री कम्युनिटीज, डच, फ्रेंच और जर्मन। ऑल्सो प्रिवेंट करा था पार्टीशन। अब जो पार्टीशन हो सकता था लैंग्वेज के बेस पे, आपको बताया था मैंने कि ये ऊपर क्या है डच स्पीकिंग, नीचे क्या है फ्रेंच स्पीकिंग, और यहाँ क्या है जर्मन स्पीकिंग। तो ये अलग हो जाते, ये अलग हो जाते और ये अलग हो जाते। इससे क्या हो सकता था, इससे पार्टीशन हो जाता था कंट्री के अंदर ही। ऊपर से ब्रूजेस था, उसके अंदर 80% फ्रेंच और 20% डच, लेकिन पूरी रीजन में 59% क्या है थे डच और 40% क्या थे फ्रेंच। पर वो डिसएडवांटेज फील कर रहे थे किसमें, कैपिटल में। सो ये एक पूरा एक बेल्जियम मॉडल था हमारी बेल्जियम के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे का कि हमने अब तक क्या पढ़ा, तो आपको एक बार अच्छी तरह रिमाइंड हो जाएगा। और अगर आपको नोट चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लो। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, जो बेल्जियम है वो एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है जो हरियाणा से भी छोटी है। उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। उस क्या है 1 CR है, विद एथनिक कंपोजिशन के साथ, कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन के साथ। अब जो उसके बॉर्डर्स हैं, उसके जो बॉर्डर्स हैं वो किससे सब कर रहे हैं, नेदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, लक्समबर्ग के साथ और जर्मनी के साथ। अब इसकी एक ट्रिक है याद करने की, वो है JFML, जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसका जो लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन था, लैंग्वेज जो थी वो पूरी कंट्री में, और ये नीचे अलग से लिखेंगे हम कैपिटल में, जो पूरी कंट्री में थे, जो डच, फ्रेंच और जर्मन लोग। डच थे 59% पूरी कंट्री में, फ्रेंच थे 40% और जर्मन थे 8%। और यही लेकिन कैपिटल के अंदर जो लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन था वो अलग ही हो गया बिल्कुल। 20% डच हो गए और 80% फ्रेंच हो गए और 0% जर्मन रह गए। तो इससे क्या होता था, डिसएडवांटेज फील हो रहा था डच कम्युनिटी और जर्मन कम्युनिटी को। सो इससे क्या होता था, पार्टीशन हो सकता था, आपको बताया था मैंने। और इसके बाद जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई थी। क्या करी थी, एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई थी। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अब देखो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। अब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फ्रेंच और डच दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दी थी उनने ब्रूसेल्स में, क्योंकि ब्रूसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन करा था और क्या हुई थी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी थी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट पर अलग से पावर होगी जो फ्लेमिश और विलियन रीजन है उसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर नहीं दे सकती। ये ध्यान रखना है आपको। अलग से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती हुई थी, जो अपना डिसीजन किस पे देती थी, ये अपना डिसीजन देती थी लैंग्वेज बेस पे, ठीक है। कल्चर रिलेटेड इशू होते थे उस पर, कल्चरल इशू और एजुकेशन पर। और ये सब इफेक्टिवनेस को देखते हुए, कॉम्प्लेक्सिटी देखते हुए, वहां की जो यूरोपियन यूनियन का उसको क्या बना दिया था, हेडक्वार्टर बना दिया था बेल्जियम के। बेल्जियम के अंदर किसका हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का।
ठीक है। अब ये एक चीज और, हाँ, 1970 से 1993 के बीच इनने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड करा था। अमेंड का मतलब होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव करना। तो वो इसी 23 साल के बीच में करा था, 23 ईयर्स के बीच में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड करा था। मोस्ट ऑफ दी ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही बन जाते हैं कि आप बेल्जियम मॉडल बताओ, बेल्जियम के अंदर बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था पार्टीशन को बचाने के लिए। सो इस टॉपिक में इतना ही है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके अगले टॉपिक में हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में कैसा एथनिक कंपोजिशन था, उसके गवर्नमेंट ने क्या कैसे टैकल करा था उसको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।